वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मेस 02। आज हम नवोदय में जो गणित आता है 20 नंबर का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो संवाहित थे। इसके अलावा हम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ में हम आपका रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, तो आपको प्रत्येक प्रश्न को देखना है। ठीक है, पहले आपको हल करना है, मैं आपको कुछ समय दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना उसका उत्तर क्या है। उसके बाद में उसको बोर्ड पे हल करूँगा। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत। तो पहला प्रश्न है कि जो 4 विकल्प दे रखा है उसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको बताना चारों विकल्प में अभाज्य संख्या कौन सी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना कि पहले का उत्तर क्या है। ठीक है, जो उत्तर है वो आपको लिख देना है। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक टोटल 25 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है, इसके अलावा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, अच्छा, आपको एक और प्रश्न करना है इसके साथ में। मैं जो बोल रहा हूँ उस प्रश्न को हल करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना। करिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। कौन सी प्रथम 5 अभाज्य संख्या। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, ये है प्रथम 5 अभाज्य संख्या जिनका हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, हो जाता है 28 हो जाता है। ठीक है, आपके पहले विकल्प का क्या उत्तर आया। तो आपके पहले विकल्प का उत्तर है डी। ठीक है, क्या उत्तर है आपके पहले विकल्प का उत्तर है डी। ठीक है, चारों में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो चारों में जो अभाज्य संख्या है वो 97 है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 पढ़ो, क्या दे रखा है, करना हल इसको। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते जाना, हल करते जाना और आपका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते जाना। कमेंट बॉक्स में कैसे बताना है, जैसे पहले का उत्तर डी आया तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर 2 का उत्तर जो आया वो लिखते जाना आपको। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 हो गया हल, बहुत ही सरल। क्या है प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये लिख दिया हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो जितने अंकों की पूछी उतनी बार हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9। मैं पूछूँ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी। आगे पढ़ो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 5 अंक हो गए। ठीक है, छोटी संख्या लिखते तो कैसे लिखते हैं, 1 को लिख के 0 लगा देते। जैसे उसने 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी है तो 1 लिख दिया और 4 0 लगा दी, तो ये हो गई हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, इनका क्या पूछा है सवाल ने, अंतर पूछा है। देखो अंतर पूछा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है, तो नीचे वाली है, नीचे वाली 10,000 है, ऊपर वाली 9,999 है। ठीक है, तो हम 10,000 में से किसको घटा देंगे, 9,999 को घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे, इसको देगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 गए तो 0, 10 में से 1 गए 9 गए तो 1। ठीक है, 9 में से 9 गए तो 0 और 9 में से 9 गए तो 0 और ये इसको दे दिया था 0, यानी कि हमारा उत्तर कितना आया है 1। ठीक है, आप लोगों का भी यही उत्तर है 1। ठीक है, 1, तो हमारा उत्तर क्या आ गया है पहला, क्योंकि पहले विकल्प में ही हमें क्या मिल गया है 1। ठीक है, 5 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या में से, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जब अंतर किया, अंतर का मतलब होता है घटाओ या माइनस, ठीक है, जब भी अंतर शब्द का उपयोग करें उसका मतलब होता है घटाव या माइनस, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, इनका अंतर ज्ञात कर। अगर वो बोलता है योग ज्ञात करें तो हम यहाँ पे इनको क्या कर देते, जोड़ देते, ठीक है। हो गया दूसरा सवाल भी, ठीक है। तीसरा सवाल पढ़िए, क्या लिखा है तीसरा सवाल। यदि एक संख्या दे रखी, ठीक है, संख्या क्या दे रखी है, 3 4 स्टार 2 4, यही संख्या दे रखी है, ठीक है। वो बोल रहा कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी तो आपको स्टार का मान बताना। किसका मान बताना, स्टार का मान, ठीक है। किसका मान बताना, आपको स्टार का मान बताना है। करिए हल, इसको भाग लगाना है। यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जो पूर्णतः भाग चला जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 रखना है आपको, 2 रखना है, 3 रखना है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या रखना है तो आप चारों विकल्प जो है उसमें से क्या पूछा उसने, ठीक है, चारों विकल्प रख के देख लो। पहला विकल्प इस स्टार की जगह रख लो, क्या उसका भाग चला जाता है, अगर चला जाए तो वही उत्तर हो जाएगा, नहीं जाए तो फिर हम दूसरे विकल्प बी को रख के देखेंगे, ठीक है। अगर उससे भाग चला जाता तो ठीक है, पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग का मतलब होता है कि जो शेष फल 0 बचना चाहिए, ठीक है। हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या दे रखा है 2, तो पहले तो मैं यहाँ तक बोलूँगा, ठीक है, नौत्या 27, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 7, और 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब मैं स्टार की जगह क्या मान रहा हूँ, अपना पहला विकल्प कितना दे रखा है 2, तो 9 8 72, पूरा चला गया भाग, 0 0, ऊपर से उतारा 2, फिर भाग में उसकी 0 24, 9 के पहाड़े में 24 आता है क्या, 9 को 9 18, नौत्या 27, कम हो रहा ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो स्टार का मान 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सवाल वही रहेगा, ठीक है, सवाल में यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, दूसरा मान रखेंगे। दूसरा मान क्या दे रखा है स्टार का, 3 दे रखा है दूसरे विकल्प में, तो 9 8 72, 3 में से 2 गए तो 1, 7 ऊपर से उतारे 2, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 10 11 12 3, ऊपर से उतारेंगे 4, 9 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, मतलब हमारा दूसरा विकल्प बी भी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा विकल्प रख के देखेंगे, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या दे रखा उसने, 5 दे रखा, तो मैं स्टार की जगह क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो 7, ऊपर से क्या उतारा 5, 9 8 72, ठीक है, 5 में से 2 गए तो 3, 7 में 7 गए तो 0, ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 2, ठीक है, 9 3 27, ठीक है, इसको देगा 12, बचेंगे 5, ऊपर से उतारेंगे 4, 9 के पहाड़े में 54 आता है, कितनी बार, 6 बार बोलने पर 9 छंग कितना हो जाएगा 54, ठीक है। हो गया पूरा, शेषफल कितना आ गया 0, मतलब हम स्टार की जगह अगर 5 को रखते हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अगर ऐसे सवाल आता है और बीच में यदि स्टार पूछा है और उसने बोला कि बताइए इस स्टार इसका मान क्या होगा, तो आपको चारों विकल्प को रख के देख लेना है और ऐसा विकल्प मान्य होगा जिसमें हमारा शेषफल क्या होगा 0 होगा। आ गया समझ में। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी सी को सही किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न उसमें लिखा हुआ है 3 सही 1/2, ठीक है। वो इस प्रकार ही लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो ऐसा ही लिखा है, उसको 3 से 1/2 मानना और 3 सही 1/2 यही लिखा हुआ 2 बार, 3 से 1/2 और 3 सही 1/2, इन दोनों का क्या ज्ञात करना, हमको गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल का मतलब होता है इन दोनों का आपस में गुणा करना। देखो इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अगर वो जोड़ने का बोलता तो मैं इस गुणा की जगह क्या लगा देता, प्लस का चिन्ह। वो माइनस बोलता तो मैं माइनस लगा देता, पर उसने क्या बोला है गुणनफल, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का मैं गुणा करूँगा, तो देखो गुणा करने से पहले मुझे क्या करना है, ये मिश्र भिन्न में दे रखी है। हम सवाल को कभी भी मिश्र भिन्न में हल नहीं करते हैं। तो जब भी कभी आप कौन सा भी सवाल देखें और अगर इसमें एक भिन्न भी अगर मिश्र भिन्न है तो हमारा सबसे पहला काम ही यही होगा
कि जो मिश्र भिन्न है उसको हमको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 7/2 गुणित 2 तिया 6 और देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। 2 तिया 6, ठीक है, इन दोनों का गुणा, जो 6 आया उसको यहाँ पे जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7/2, क्योंकि देखो ये कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा कर दो, साथ ही 49/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या 49/4 हमारे चारों विकल्प में उपलब्ध है? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सवाल का जो आंसर है वो मिश्र भिन्न में है, तो हमको भी इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग लगाते हैं। 4 एकम 4, घटाएं कितना बचेगा 0, ऊपर से उतारेंगे 9, 4 दूना 8, कितना बचा 1। अब जो शेषफल है उसको यहाँ पे रखते हैं और जो नीचे है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो 49/4 को हमने क्या लिख दिया, 12 सही 1/4। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा डी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। क्या है डी विकल्प, 12 सही 1/4। आ गया समझ में कि जो भिन्न दे रखी है अगर वो उत्तर में नहीं है तो हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका उत्तर यहाँ पे दशमलव में हो, तो आपके पास जो भिन्न आ चुकी हैं उसको दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम भाग लगाते हैं। तो अगर कभी भी भिन्न में उत्तर आए तो उसकी दो बात हो सकती है, या तो भिन्न में उत्तर मिल जाएगा, या वो मिश्र भिन्न में रहेगा, या फिर वो मान दशमलव में रहेगा। ठीक है, हमको चारों विकल्पों को देख लेना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था। ठीक है, जिन लोगों ने डी विकल्प बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, पढ़ के हल करना है आपको, फिर मैं हल करूँगा। करिए हल। बारह, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। ठीक है, सर्वनिष्ठ और उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है कॉमन। ठीक है, ठीक है, कॉमन फैक्टर पूछा उसने, कॉमन फैक्टर। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है समान, जो तीनों में कौन सा मान है, एक ही पूछा है। ठीक है, बताओ इसमें। आया उत्तर? ठीक है, देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, वो अपवर्तक बोलते हैं। गुणनखंड मतलब होता है कि 12 में और किस संख्या से भाग जाता है, तो 12 में 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है और 12 से जाता है। 20 में किस संख्या से जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है और उसके बाद सीधा 20 से भाग चला जाता है। ठीक है, 24 में, ठीक है, ये किसी संख्या के गुणनखंड, ये 12 के गुणनखंड इतने, ये 20 के गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड बताइए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, 24 में 24 यानी सभी के पहाड़े में आता है। ठीक है, 24 के गुणनखंड। अब उसने क्या पूछा है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में तो एक कॉमन है, लेकिन हम एक को हमेशा क्या करते हैं, शामिल ही नहीं करते हैं। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा बताओ कौन सा कॉमन है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन तो हमारे क्या आ रहा है, एक तो 2 भी आ रहा है, एक तो 2 भी कॉमन है और एक 4 भी कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा नहीं आ रहा, तो 2 और 4 आ रहा। तो कौन सा लेंगे हम, बताओ 2 को लेंगे या 4 को लेंगे। तो हमको चारों विकल्प को देख लेना है कि चारों विकल्प में उत्तर किस प्रकार है। तो देखो 4 जो विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है, उसमें 2 दे रखा है क्या, चारों विकल्प में नहीं दे रखा, क्या दे रखा है 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है, जिन लोगों ने बी इसका उत्तर बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। जिन भी लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है बिल्कुल सही है। अच्छा,
गुणनखंड ज्ञात करना है तो ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं कि 12, 20 और 24 इन तीनों में, ठीक है, हमारे पास जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनसे इन तीनों में भाग किससे लग जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हम पहले विकल्प 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौक इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन 3 छंग 18, 3 7 21 इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे, इन दोनों में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 6 से भाग लगाएंगे तो 20 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 से भाग हम लगाते हैं तो तीनों में चला जाता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, या तो मैंने पिछला वाला बताया, इससे ज्ञात कर सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक मसप, ठीक है, HCF, आपको याद है HCF कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अलग अलग ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना है किसका मसप 1 है, बताइए किसका मसप 1 है, निकालिए। ठीक है, पहले विकल्प का निकालो, 5 और 15 का निकालो, ठीक है, 4 और 20 का निकालो, 3 और 15 का निकालो, और 2 और 5 का निकालो, और बताना आपको किसका महत्तम समापवर्तक मसपा 1 है। आ गया उत्तर। ठीक है, देखो ये बहुत सरल सवाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आया, पहले का निकाला 5 और 15 का, क्या आया मसप कितना आया, 5 आया। ठीक है, चलो दूसरे का कितना आया मसप, 4 आया, इसका भी 1 नहीं है। तीसरे का मसप क्या आया, 3 आया, ये भी नहीं है। अब बचा है 2 और 5, तो 2 का निकालेंगे तो 2 एकम 2, 5 का निकालेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और किसी भी संख्या का हमें पता है कि मसप कभी भी 0 नहीं होता है, कम से कम 1 तो होता है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका मसप 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसप हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा प्रश्न आया कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका मसप 1 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का मसप 1 है, और मसप कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, आप कौन सी भी अभाज्य संख्या ले लो, 19 और 17, इनका पूछ ले मसप क्या है, तो इनका मसप 1 ही आएगा। ठीक है, चाहे कितनी ही अभाज्य संख्या ले ले, वो बोल दे बताओ 19, 17 और 23 का मसप, तो मसप हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का मसप 1 रहता है, क्योंकि आपका देखो विकल्प डी सही है, इसमें 2 और 5 क्यों सही है, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, ये वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, बराबर है। ठीक है, घटाना, आपको क्या घटाना, 0.220 में से किसको घटाना, आपको 0.202, ये आपको ही करना है, मैं नहीं हल करूँगा इसको। ठीक है, करिए हल, हो गया हल, आ गया उत्तर, क्या आया उत्तर 0.2 में से इसको घटाना, तो हम ऐसा लिखा हुआ, तो इसको देखो ऐसा लिख देंगे, इसमें क्या रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 0 है तो 0, पीछे 2 0 2 है तो घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे बचा 1, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, ये आ गया 0.018। कौन सा विकल्प है, विकल्प बी। जिन लोगों का भी विकल्प बी आया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ठीक है, घटाते समय ध्यान रखना, घटाते और जोड़ते समय, चलो देख लो, घटाते और जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ो कैसे जोड़ेंगे, देखो 0.3, अब इसमें क्योंकि दशमलव नहीं है, इसको दशमलव बनाने के लिए दशमलव लगा के 0 लगा दो, इसके पीछे कितने ही 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 3 है तो 3, पीछे 0 है तो 0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 8 है तो 8, पीछे 2 अंक है तो 3 और 4। ठीक है, अब इनको जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 4, 3 और 3 6, 8 और 3 11, तो 11.64 आ गया। ठीक है, ये जोड़ना आ गया, तो इसे ही घटाना है, दशमलव के नीचे हमको दशमलव को लिखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है। 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5 बराबर होगा। बराबर होगा का मतलब होगा कि मान ही ज्ञात कर लो। आपको जो चिन्ह दिख रहा है 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5, ठीक है। हल करना है इसको, करो, करिए हल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताते भी जाना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। मैंने जैसे बताया ऐसे ही। कौन सा आ रहा है इसका उत्तर, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो ऐसे में क्या करना है कि हमको दशमलव को नहीं देखना है, ठीक है। क्या कर लेना है, इस 5 का गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा 25, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। अब गिन लो दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 और 3, तो पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 और 3, ठीक है। हमको एक एक गुणा नहीं करना है, ठीक है। और आपको यदि 5 का घन याद है तो 125 होता है, और दशमलव बाद कितने अंक है 3, तो हमने पीछे से 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। आ गया, कौन सा विकल्प आया, विकल्प ए। जिन लोगों ने विकल्प ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्या है, 77/5, ठीक है। करिए इसको, 77/5 को और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। आप लोगों को करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर क्या है। बहुत आसान है, ठीक है। देखो इस प्रश्न के 2 उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आपके विकल्प में आपको क्या दिख रहा है, दशमलव दिख रहा है, तो आपको इसको दशमलव में बदल देना है। यदि आपके विकल्प में मिश्र भिन्न होती, ठीक है, जो 4 विकल्प दिख रहे हैं उसमें यदि मिश्र भिन्न होती तो फिर इसको हम काय में बदलते, मिश्र भिन्न में बदलते, ठीक है। मैंने बोला है पिछले, अभी भी पिछले, ठीक है, पीछे बोला है कि कभी भी जब भिन्न में आएगा तो उसके 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो मिश्र भिन्न में हो सकता है या दशमलव में हो सकता है। तो हमने जो पिछला वाला सवाल किया था उसमें मिश्र भिन्न में था, तो हमने इस सवाल को मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब उसने देखो चारों विकल्प काय में दे रखे हैं, दशमलव में, तो हमको भी इसको क्या किस में बदल देना है, दशमलव में बदल देना है। दशमलव में बदलना है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, घटाएंगे 2, 5 25 2, ठीक है, 5 चौक 20, कितना आ गया 15.4, ठीक है। 15.4 कौन सा विकल्प है हमारा, ए विकल्प। तो आपका ए कौन सा, आपका ए क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। जिन लोगों ने ये लगाया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं एक बात का ध्यान रखना, जब भी भिन्न आए तो उसके 2 मान हो सकते हैं, या तो आपका सवाल मिश्र भिन्न में देगा, ठीक है। मिश्र भिन्न में क्या हो जाएगा, ये 15/2/5 ये हो जाएगा, या फिर इसका मान दशमलव में आ सकता है 15.4, ठीक है। आपको मिश्र भिन्न में बदलना या दशमलव में बदलना वो आपको विकल्प देख के सोचना है। अगर उसने दशमलव में दे रखा है तो उसको दशमलव में बदल दो, उसको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो मिश्र भिन्न में बदल देना है, ठीक है। और देखो अब प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में एक विशेष बात ये है कि प्रश्न इस प्रकार से आया आपको और बोल दिया कि बताइए बराबर क्या होगा, या ऐसा उसने लिखा है कि बराबर क्या होगा, तो आपको ऐसे सवालों में सिर्फ दशमलव में ही बदलना है इसको, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। चलो अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए, ठीक है। आपके उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताना भी जाना है। यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। करिए, एक का दे रखा है, अधिक का ज्ञात करना है, क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, ठीक है। एक का दे रखे, अधिक का ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। करिए गुणा, आ गया उत्तर, ठीक है। क्या दे रखा है, एक पतलून के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए होती है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 के लिए कितनी हो जाएगी, 10 पतलून के लिए 10 का इसमें क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, ठीक है। करिए गुणा,
ठीक है, मैंने मीटर और इसको तो दशमलव में लिख दिया है। कितना हो जाएगा 12 मीटर। यह आया सभी लोगों का तीसरा उत्तर। ठीक है, ये मैंने 1.20 क्यों लिख दिया, क्योंकि जो सेंटीमीटर है उसको मैंने मीटर में बदला। देखो 1 मीटर दे रखा था और 20 सेंटीमीटर दे रखा। इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलने के लिए क्या करूँगा बताओ, 100 से भाग लगाऊंगा। कितने अंक है 1 2, तो 2 अंकों के बाद मैंने लगा दी दशमलव। तो ये ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर है वो बन गया 0.20 मीटर। ठीक है, अब इसको मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1.20 मीटर। ठीक है, तो टोटल एक कपड़े की, ठीक है, उसने उलझाने के लिए दे रखा है कि 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया कि 20 सेंटीमीटर को काय में बदल लेना हमको मीटर में, और ये मीटर में आ जाए, ये मीटर में आ जाए, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, हो गया स्पष्ट 12 मीटर। ठीक है, जिन लोगों ने सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अगला प्रश्न पढ़िए। अगला क्या दे रखा है, पढ़ना और आपको हल करना है। ठीक है, कॉपी में नंबर डाल के आपको हल कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नहीं उतारने की आवश्यकता नहीं है, और फिर जो उत्तर आए उसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, दो पेंसिल का मूल्य दे रखा है उसने 2 रुपये। देखो ऐसा जब भी प्रश्न आए ना, तो आपको प्रश्न में जो दे रखा है ना उसको लिख लेना है। ठीक है, एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य भी 2 रुपये है, एक बॉल पेन का भी मूल्य 2 रुपये है। अच्छा, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये। अरे 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपये में 2 पेंसिल आती है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो गया 2 रुपया। अब प्रश्न ने आपसे क्या पूछा, 4 पेंसिल, अगर मैं 4 पेंसिल खरीदूंगा तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये, तो 4 पेंसिल के लिए मुझे 4 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस ठीक है, और 2 बॉल पेन। अच्छा, मैंने कितने बॉल पेन खरीद, एक बॉल पेन का मूल्य कितना है 2 रुपये। अगर मैं दो बॉल पेन खरीदता हूँ, एक का मूल्य 2 रुपये और 2 खरीदे तो कितने हो गए टोटल 4 रुपये। ठीक है, दोनों कितने हो गए 4। इन दोनों का मूल्य पूछा उसने, तो क्या किया हमने इसको जोड़ दिया, तो उत्तर कितना आ गया 8 हमारा। ठीक है, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो गया सही है। ठीक है, जिन लोगों ने बी को किया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, उसने सिर्फ परिभाषित उसको कर दिया। ठीक है, उसको ऐसे कि 2 पेंसिल का मूल्य, तो आपको एक पेंसिल का मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसने 4 पेंसिलों का मूल्य पूछा है और बोला है कि 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य कितना होगा, तो हमने 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन का मूल्य को हमने क्या कर लिया जोड़ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। एक साइकिल सवार 5 घंटे में ठीक है 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या हुई। चाल पूछा है उसने, बिल्कुल ठीक है, दूरी और समय दे रखा है। बहुत ही आसान है, हो गया, हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हमें चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल पूछा उसने, ठीक है, तो चाल को चाल लिख दिया हमने। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी बताओ कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर, तो दूरी की जगह लिख दिया 50। समय कितना दे रखा है 5 घंटे, तो 5 नीचे लिख दिया, काटेंगे 5 कम 5, 5 से 10 बार, तो चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक बात सुन लेना, जब भी हम चाल की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या लगता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि देखो इसमें हमारा जो सवाल है उसने यहाँ पे किलोमीटर दिया था, दूरी किलोमीटर में उसने बताई और समय को घंटे में बताया है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये दूरी मीटर में होती
और समय सेकंड में होता तो यहाँ पे होता फिर हमारा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना आपको। क्या ध्यान रखना है कि यदि दूरी और सभी एक ही इकाई में है, यदि दूरी मीटर में दे रखी है, ठीक है, समय घंटे में दे रखा है, तो ये जो घंटे है इसको हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर लाना पड़ेगा, या फिर हम मीटर को किलोमीटर में हमको बदलना पड़ेगा, उसके बाद हमारा उत्तर आ सकता है। ये कैसे पता करेंगे कि मीटर को उसमें बदले इसको, ठीक है, घंटे को उसमें बदले, तो आपको विकल्प देख के बताना। क्योंकि देखो इस प्रकार के सवाल में इसमें तो सीधा मान दे रखा है, सीधा मान दे रखा है कि किलोमीटर और घंटा, और पूछा भी वही किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ये है। ठीक है, यदि यही उत्तर मीटर प्रति सेकंड में होता तो हम क्या करते, तो जो चाल है ये उसको मीटर प्रति सेकंड में हम बदल देते। ठीक है, यूँ तो देखो इसका उत्तर तो हमारे पास आ गया सी। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल उनका सही है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, ठीक है, 25/25/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये है। अब देखो मैंने पहले ही समझा दिया है, 25/9 लिखा हुआ है, कहाँ पर भी यदि 25/9 लिखा है तो देखो इसके दो मान हो सकते हैं, या तो ये मिश्र भिन्न में हो सकता है, या फिर ये दशमलव में हो सकता है, या फिर 25/9 भी हो सकता है। तो कभी आप सवाल को हल करें और आपका उत्तर नहीं आए और किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आपको चारों विकल्प को बड़े ध्यान से देख लेना है कि उसमें क्या मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है तो उसको बदल देना है। ठीक है, देखो एक सवाल को हमको हल भी करते जाना है और उसके आसपास की चीज़ों को भी समझते हुए चलना हमको। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। निकटतम मान पूछा है। ठीक है, सन्निकटतम मान पूछा है, कहाँ तक पूछा है, सैकड़े तक पूछा है। सैकड़ा पता है आपको क्या होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है कुछ भी, ठीक है, तो ये होता है हमारा इकाई, ये अंक होता है हमारा दहाई का, और ये अंक होता है हमारा सैकड़े का। जो तीसरा अंक होता है ना उसे हम बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, जो तीसरा अंक होता है उसे हम बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, किसको, पहला अंक होता है इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का। ठीक है, हल करिए आप। देखो उसने एक सवाल के रूप में दे रखा, सवाल के रूप में कैसे दे रखा है, उसने 145 गुणित 5 का कहाँ तक पूछा उसने, सन्निकटतम मान सैकड़े तक पूछा। तो देखो क्योंकि उसने संख्या नहीं दी है बल्कि कैलकुलेशन दिया है। ठीक है, उसने गुणा का चिन्ह यहाँ पे गुणा का चिन्ह हमको दिख रहा है, तो हमको पहले इसका गुणा करना है। 25 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 25 हासिल आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 725। अब जब ये उत्तर आया है तो इसका सन्निकटतम मान हमको सैकड़े तक बताना। आपको यहीं पर इसको हल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी भी निकटतम मान या सन्निकटतम मान पूछे तो उसको यहाँ पे हल नहीं कर लेना है, उसको एक संख्या बना देना है पूरा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो क्या हम इसको जोड़ देते। ठीक है, या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि पूरा ही एक व्यंजक ही दे दे, 38 का 2/2 गुणित 4। आप इसको हल करके बोल दे कि बताओ दहाई का सन्निकटतम मान क्या है। तो अगर इसमें पूछ ले कि दहाई का सन्निकटतम मान क्या है, तो आपको इसको पहले पूरा हल कर लेना है। पूरा हल करने के बाद आपको एक संख्या बना लेनी है। ठीक है, उस संख्या का आपको बताना है, क्योंकि हमारे सवाल में क्या दे रखा है, 145 गुणित 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मान नहीं बता सकते निकटतम मान या सन्निकटतम मान। जब हम इसको हल करेंगे तो जो उत्तर आएगी एक संख्या बनेगी। ठीक है, एक ही संख्या बनेगी, हमको उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा। अब इसका हमको निकटतम मान बताना, और कहाँ तक बताना, प्रश्न ने हमको दिया है सैकड़े तक। तो 725 किसके नज़दीक है, 700 के हैं। ठीक है, 7 के बाद कितना अंक है, 2 है, तो ये सब जीरो में बदल जाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर ए है। ठीक है, जिन लोगों ने ए किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों को सन्निकटतम मान याद नहीं है
उनको ध्यान रखना है कि जिस अंक का उसने निकटतम मान पूछा है उसके बाद वाला अंक यदि 5 या उससे अधिक है तो एक बढ़ जाएगा और कम है तो वही का वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 725 का, उसने तो ये पूछा था, लेकिन हम ऐसे सवालों को पहले हल करना है, एक संख्या बनानी है और उसके बाद उसका निकटतम मान हमको निकालना है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। जब अगली बार ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न पढ़िए। आप बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल सभी सही है, बहुत सारों का तो। ठीक है, सभी विकल्प बिल्कुल सही निकल रहे हैं। चलो अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, 60 गुणित 7 लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, 3 गुणित 60 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारा व्यंजकों का सरलीकरण। ठीक है, व्यंजकों का सरलीकरण में हम सबसे पहले क्या हल करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई मिश्र भिन्न तो नहीं है हमारे पास। यदि मिश्र भिन्न तो उसको विषम भिन्न में बदलते हैं। उसके बाद हम छोटा कोष्ठक हल करते हैं, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर सबसे आखिरी में हम क्या हल करते हैं, घटाव को हल करते हैं, माइनस को हल करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास गुणा का चिन्ह है, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, बाकी सवाल को ऐसा ही लिख देंगे। चलो करो, 60 600 तो कितना हो जाएगा 42, 420। ठीक है, अब ये प्लस है, ये गुणा है, तो पहले इन दोनों का गुणा करना है। चलो 6 18 180। अब 420 और 180 को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों का क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपने व्यंजकों का सरलीकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या दे रखा अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, 600 विद्यार्थियों में से 240 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। टोटल विद्यार्थी उसमें से इतने ही लड़की हैं। ठीक है, और लड़कियों का ही प्रतिशत पूछा उसने। ठीक है, 240 है और 240 का उसने क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। बताना आपको प्रतिशत, बहुत आसान। आगे उत्तर, बहुत बढ़िया। क्या आएगा, 600 विद्यार्थी। देखो हमको पता है कि जो टोटल होता है उसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। कितनी लड़कियां हैं, तो 240 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इनका प्रतिशत निकालना। अब मुझे सुन लो, 600 में से 240 आया, इसका मैं प्रतिशत कैसे निकालता हूँ, 100 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, काट दूंगा, ये 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आ गया 40%। मतलब उस कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। ठीक है, कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, 40%। तो आपका विकल्प नंबर सी, जिन लोगों का सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 600 में से 240 है और इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। अब हो गया ये, सुन लो। अब मेरा दूसरा प्रश्न, बताओ इस कक्षा में लड़कों का कितना प्रतिशत है। लड़कों का प्रतिशत निकाल के बताना अब आपको। ठीक है, उसमें टोटल है 600, 240 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, हल करिए। लड़कों का प्रतिशत निकाल के बताना कमेंट बॉक्स में कि लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 600 में से 240 को घटा दिया होगा आपने, जो उत्तर आएगा उसके बटे में 600 गुणित 100 करके काट दिया होगा। ठीक है, तो भी बिल्कुल सही आएगा, आपका उत्तर 60% आया होगा। और सुन लो, टोटल कितना होता है, 100% होता है। अब उसमें से 40% लड़कियां हैं उस कक्षा में, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आप लड़कियों का भी प्रतिशत नहीं, अगर प्रश्न आपका ऐसा होता कि लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो आप लड़कियों का भी प्रतिशत बता के उसका क्या कर देते, उसको 100 में से घटा देते, तो लड़कों का प्रतिशत आ जाता है। या फिर आप क्या करेंगे, 600 में से लड़कियों को घटा देंगे 240 को, जो उत्तर आएगा उसके बटे में 600 लिख के उसका 100 से गुणा करेंगे, तो लड़कों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 60% आएगा। ठीक है, पर आपको ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना है कि जो दे रखा है उसका ही प्रतिशत निकाल लो,
और जो प्रतिशत आ रहा उसको 100 में से घटा दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा लड़कों का प्रतिशत। तो उस क्लास में लड़कियों की प्रतिशत कितना 40% और लड़कों का कितना है 60%। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़िए। पैंतालीस का 20%, देखिए करिए, पहले आप करिए। ठीक है, जो भी उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बताना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब भी कर लेना है। निकाल दिया, बहुत ही आसान प्रश्न है। 45 का 20%, देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, कि 45 का 20% कैसे निकालेंगे। देखो तो 45 लिख देंगे, का मतलब क्या होता है गुणा, 20 की जगह 20। अब बताओ प्रतिशत हटाते हो तो क्या हम करते हैं, हम बटे में उसको 100 लिख देते हैं। अब काटो, ये 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो उत्तर कितना आ गया 9। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए। तो आपका विकल्प नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जिन लोगों ने भी ए को किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। देखो कभी भी जब भी कभी किसी संख्या में प्रतिशत होता है तो ठीक है 10% है, तो आप बताए कि बताओ 10% का मान बताओ, तो आपको क्या करना है 10 के बटे में 100 लिख देना है और काट देना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, जब भी कभी प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। जैसे हमने पिछले वाले सवालों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया था 100 से गुणा किया था। और ये जो प्रतिशत दे रखा है इसका मान देखो, कभी अगर ये तो इस प्रकार से एक सवाल आया, ठीक है, कभी इस प्रकार से भी एक प्रश्न आ जाए कि बताओ 45% बराबर क्या है, बताना सभी को, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, 45 बराबर है, बस यही प्रश्न है आपका, और 4 विकल्प दे दिए भिन्न में। ठीक है, वो बताना कि 45 बराबर क्या है, 45% बराबर क्या है। तो आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, 45% का चिन्ह हटाया, बटे में 100 काट देंगे, 5 नाम 45, 5 दूना 10, तो इसका उत्तर कितना आ गया 9/20। आ गया समझ में। अगर वो पूछे कि 45% बराबर है तो आ जाएगा 9/20। हो सकता है ये मान मिश्र भिन्न, मैंने बता दिया ये मान 2 हो सकता है मान मिश्र भिन्न में हो, ये दशमलव में हो, या फिर ऐसे ही रहे, तीन ही बात हो सकती। ठीक है, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9/20। कभी भी ऐसा सवाल आए 45% बराबर है तो आपको घबरा नहीं जाना ये क्या दे दिया, उसको कुछ नहीं करना। प्रतिशत जहाँ भी प्रतिशत दिखा और उसको हटाना है तो उसके बट्टे में 100 लिख देना आपको, बस इतना सा काम है। कहाँ पर भी प्रतिशत दिखा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, वहाँ पे अगर प्रतिशत दिखा तो प्रतिशत को हटा के हम बट्टे में हमेशा क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। हो गया हल, क्या दे रखा है, एक संतरे की पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसने कितना दे रखा है बताओ 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये क्रय मूल्य। अब उसने प्रतिशत लाभ प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 25%। मतलब एक संतरे की पेटी है, यदि वो व्यक्ति ने 250 रुपये में खरीदी और 25% का वो लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसको कितने में बेचेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 250 का 25% निकाल लो, 250 का 25% निकाल लो। ये अब देखो ये सवाल हमने पिछला वाला किया था, बिल्कुल इसके जैसे ही हो गया। तो 250 का 25% क्या हो जाएगा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100, 25 से कम 260 दे रखा है ना उसने। ठीक है, 260 दे रखा है। ठीक है, 25 चौक 100, 4 छंग 24, बचेगा 2, 4 पंज 20। मतलब उसे लाभ कितने का चाहिए 65 रुपये का, उसको क्या चाहिए लाभ। अब 65 रुपये का लाभ चाहिए, खरीदा उसने कितने में था 260 में। अब 260 में खरीदा, 65 का उसको लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 325 रुपये में। मतलब वो कितने में उस पेटी को बेचेगा, तो उस पेटी को वहाँ 350 रुपये में बेचेगा, तो उसे कितना लाभ हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा। 25% का तात्पर्य है
कि 100 रुपये पे उसे 25 रुपये लाभ चाहिए, तो 200 रुपये पे कितना चाहिए, 200 रुपये पे उसको 50 रुपये हो जाएंगे, तो 250 रुपये पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो अगला प्रश्न, 8% वार्षिक दर से, ठीक है, हल करो इसको। हाँ, इसका ये जो सवाल था इसका सी सही है। ठीक है, 325 वाला। चलो ये सवाल हल करो। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष का मूलधन पूछा उसने, ब्याज दे रखा है 160 रुपये। मूलधन निकालना, मूलधन का सूत्र लगा दो, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मूलधन का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 160 गुणित 100 बटे में समय कितना दे रखा है, समय बताओ, 4 वर्ष, दर क्या दे रखी है 8। ठीक है, काट दो, 4 एकम 4, 4 से 25 बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, 25 दूना 50, 500 रुपये हो गया मूलधन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट मूलधन का सूत्र लिखना, उसमें मान रख देना, तो कितना आ गया 500 रुपया। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही है हमारा, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न करिए, आप लोगों को करना। ठीक है, ये प्रश्न फिर मैं इसको हल करूँगा। करिए अगला प्रश्न। क्या दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर है। देखो, जब भी सवाल आपके वर्ग आयत की बात करें तो आपको सबसे पहले काम यही है कि आप उसको बना ले, वर्ग को बना ले। आप उसके आयत अगर दे रखा तो आयत को बना ले, ये सबसे पहला आपका काम है। ठीक है, हो गया हल, करिए जल्दी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताते भी जाना है कि आपका इसका क्या उत्तर आया। ठीक है, नंबर डालिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और अधिकतम लोग सभी सवालों को हल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अधिकतम लोगों का उत्तर आ रहा है। हो गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। इस वर्ग का उसने क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल कितना दे दिया भाई, 49। ठीक है, क्या दिया उसने, 49 मीटर दिया है। ठीक है, 49 मीटर दिया है। अच्छा बताओ, वर्ग का अगर उसने क्षेत्रफल दिया है तो क्या मैं भुजा का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर सवाल आपका वर्ग भी पूछा है, सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूछा है, परिमाप दे रखे है, क्षेत्रफल पूछा है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों सूत्र लिख लेना। देखो, इस प्रकार के सवालों को अगर क्षेत्रफल और परिमाप दोनों का वर्णन है तो आपको दोनों को लिख लेना। पहले तो लिखो, वर्ग का जो दे रखा उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यही होता है। ठीक है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 49, तो उसकी पूरे की जगह में क्या लिख दूंगा, 49। फिर बराबर का चिन्ह, तो बराबर भुजा गुणित भुजा, तो मैं इस भुजा को मान लूंगा x, और ये भी अगर वर्ग है तो चारों भुजा क्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा x गुणित x। ठीक है, तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 2। और जब x की घात 2 हो गई तो ये किसका वर्ग है, 49, तो 7 का है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 7 मीटर। ठीक है, मतलब भुजा ये कितनी आ गई हमारी, ये 7 है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, और चारों भुजा क्या क्या हो जाएगी हमारी, 7 7 हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सवाल ने हमारा परिमाप पूछा है, लेकिन हमको भुजा अगर पता तो ही हम परिमाप निकालते हैं, लेकिन सवाल ने हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, भुजा गुणित भुजा। भुजा को हमने माना x, और x की घात 2 हो गया, मतलब ये इसका पूछा है कि ये किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। तो x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। हो गया स्पष्ट। चलो अब चलो वर्ग, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। बताओ, 4 है, भुजा कितनी दे रखी है, 7, कौन सी भी भुजा ले सकते, 7 जो कितना हो जाएगा 28 मीटर।
ठीक है, यही आया आपका आंसर। ठीक है, बी तो नहीं है ना आपका उत्तर। ठीक है, आप लोगों का उत्तर बी तो नहीं है ना, इसका उत्तर डी आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी बी किया है उनका गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सवाल आपको मीटर में दे रखा है, ये क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो भुजा आएगी वो भी काई में आएगी, मीटर में। लेकिन आपका विकल्प नंबर जो बी है वो सेंटीमीटर में है। इसलिए ध्यान रखना, मीटर और सेंटीमीटर का वर्ग और आयत वाले सवालों में विशेषकर से आपको ध्यान रखना है क्या कि सवाल मीटर में है कि सेंटीमीटर में। अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है तो उसको फिर बदलना पड़ेगा। अगर मीटर में बदलना है कि उसको सेंटीमीटर में बदलना है, ये हमको विकल्प देख के पता चलेगा। ठीक है, तो मीटर में है या सेंटीमीटर, तो 28 मीटर आ गया, इसलिए इसका उत्तर डी आएगा, बी नहीं आएगा। जिन लोगों ने बी किया उनको बड़े ध्यान रखना है अगले सवालों में। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आपका उत्तर चाहिए 28 मीटर आ गया, लेकिन आप गलत कर रहे हो, सेंटीमीटर कर रहे हो। तो जल्दी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में 28 सेंटीमीटर पीछे वाली इकाई को भी पढ़ लेना है। जो सवाल दे रखा है वही हमको हल करना है। ठीक है, हो गया आगे समझ में। ठीक, विकल्प नंबर डी, जिन लोगों का डी आया बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न भी है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे सवालों को करना। ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम लोग होते जो कर पाएंगे। ठीक है, और अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो इसमें हम ऐसे ही सवालों की तैयारी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। एक आयत, देखो मैंने क्या बोला है, सवाल जब भी आयत या वर्ग की बात करे तो हमको उसको बना लेना। आयत बोला तो मैंने एक आयत बना दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, ठीक है, 1/4 है। चलो आप लोग करो पहले इसको हल, बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते भी जाओ किसका क्या उत्तर आ रहा है। ये सवाल को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल बार बार रिपीट होगा आपका। ठीक है, जब ये रिपीट होगा तो तब मैं नहीं करवाऊंगा इसको, अभी आपको करना है, करिए। और जिन लोगों से नहीं बन रहा वीडियो को रोक के देख लें। ठीक है, रोक के फिर मैं उसको हल कराऊँ तो देख सकते हैं। बढ़िए प्रश्न, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/4 है। 1/4 का तात्पर्य होता है कि यदि ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 100/4। आ गया समझ में। ये जो कुछ भी होगा, मान लो ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 100/4 हो जाएगा। 4 से भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 25। मतलब अगर ये 100 है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, गलत लिख दिया। जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई उसकी 100 है और चौड़ाई उसकी रहेगी 100/4। ठीक है, उसने क्या बोला है, जो लंबाई है वो चौड़ाई, ठीक है, जो चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी है, 100/4। ठीक है, तो लंबाई अगर 100 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 100/4। अगर ये 100 है टोटल, मान लो ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 100/4 बराबर कितनी हो जाएगी, 25। तो 100/4 का ही ये मतलब होता है। ये 100 हमको नहीं पता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम इसको, 100, क्योंकि उसने बोला कि उसका 1/4 है तो हम 1/4 का गुणा कर देते। 1 से में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा 100/4 आ जाता है। ठीक है, अब उसका परिमाप दे रखा है। ठीक है, परिमाप दे रखा उसने, परिमाप कितना दे रखा है बताओ, परिमाप कितना दे रखा है सवाल ने, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप दे रखा है तो हम आयत का परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। आयत का जो दे रखा उसी का सूत्र लगा दो, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। परिमाप, आयत का परिमाप कितना दे रखा है, इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा, 50 बराबर 2 गुणित लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 100/4। ठीक है, तो देखो ये इधर वाला ऐसा ही चलेगा। ठीक है, मैं इसको हल करूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लूँगा, इसमें 4 से गुणा करूँगा तो 4x + x। ठीक है, ये आ जाएगा 50 बराबर
2 गुणित 4 और ये कितना हो गया 5x बटे में 4, काटूँगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 50 इसके बटे में है, ठीक है, ये ऐसा है 50 बराबर 5x बटे 2, ये बटे में है, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 50 गुणित 2 और ये 5 बराबर 5x, ठीक है। अब इस x को अकेला रखना तो 50 गुणित 2 बटे में 5 बराबर x, काट दो, अब x हो गया अकेला, 5 से 10 बार 10 दूना 20, तो x का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया, मतलब ये 20 है, ये लंबाई कितनी हो गई 20, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो x की जगह 20 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, तो उसने पूछा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल, क्योंकि देखो इसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 5, तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना हो गया 100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा सी। जिन भी लोगों का, ठीक है, पहला या दूसरा उत्तर आया वो गलत है, क्योंकि उसने क्षेत्रफल पूछा है, वो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है, ठीक है, हो गया स्पष्ट, ठीक। तो देखो आज हमने लगभग 20 सवालों को कर लिया है, ठीक है, अब ये सीरीज इसी प्रकार कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, हमारी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती हम ऐसे ही सवालों पे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। ये जो सवालों की चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इससे लगभग हम 300 से 400 सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को, ठीक है, बेल आइकन पे आपको दबा देना, ठीक है, आल पे ओके कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर कल मिलेंगे नए पेपर के साथ में, ठीक है, कल वापस मिलेंगे हम 20 नए प्रश्नों के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।